गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th का चैप्टर 8 जिसका नाम है पेजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट, इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने फार्मर्स, पेजेंट्स यानी कि जो फार्मर्स हैं उनके बारे में जाना, ट्राइब्स के बारे में जाना, फॉरेस्ट एरियाज में जो ट्राइबल्स रहते थे, वुमेन की कंडीशन कैसी थी वो जाना, कम्युनिटी कैसे रहती थी, क्या नॉर्म्स थे, ये सब कुछ हम जान चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं जमींदार्स। जमींदार एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियोस क्रिएट करने का। तो एग्रीगेरियन रिलेशंस, अगर हम अपनी जो पूरी स्टोरी देख रहे हैं, हम इसमें मुगल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इसमें अब हम एक ऐसी क्लास की बात करेंगे जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। अभी तक हमने किन लोगों की बात की? हमने ट्राइब्स की बात की, हमने पेजेंट्स की बात की, हमने पंचायत की भी बात की थी और हमने वुमेन की कंडीशन की बात की। लेकिन अब एग्रीकल्चर सोसाइटी में अब हम बात करेंगे जमींदार्स की। ये वो लोग होते थे जो कंट्री साइड पे रहते थे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते थे प्रोसेस में। जैसे कि एक जमीन है, ये जमीन जमींदार की है, इस जमीन पे जो लेबर काम कर रही है वही सारा एफर्ट कर रही है, उसको सेल करके जो अमाउंट मिल रहा है वो जमींदार ले रहा है, या फिर उसकी जमीन भी नहीं है, वो जो भी लोन दे रहा है लोगों को और लोन से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है और लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल किंग, और उनको टैक्स दे रहा है और अपना बीच में कुछ कमीशन रख रहा है। तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से। दीज वो द जमींदार जिनकी हम ये बात करेंगे। ये प्रोपराइटर्स थे जो कि एक प्रिविलेज्ड ग्रुप था, enjoyed certain social and economic privilege। जब हम पंचायत के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि जो इंसान पंच चूज होता है यानी कि जो हेडमैन चूज होता है, उसकी सारे लोगों की मर्जी होनी चाहिए, कि सबका सपोर्ट होना चाहिए और फाइनल कॉल जमींदार की होती थी। हमने ये चीज पढ़ी थी कि जमींदार की भी मर्जी होनी चाहिए कि कौन पंच यानी कि हेडमैन बन सकता है। तो एक प्रिविलेज पावर और सोसाइटी में एक स्टेटस वो एंजॉय करते हैं। कौन थे? जमींदार। हम रूरल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। कास्ट एक ऐसा फैक्टर होता था जो कि ऑब्वियसली उनका स्टेटस एलिवेट कर देता था। दूसरा फैक्टर था उनकी सर्विसेज फॉर द स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया कि वो टैक्स इकट्ठा करते थे, तो ये टैक्स टेक्निकली तो मुगल किंग को जाएगा, जो भी एम्परर हैं। तो जब जमींदार उनको इकट्ठा कर रहा है तो वो एक पावर अटैच हो जाती है मुगल एम्परर वाली जमींदार के साथ, कि भाई वो स्टेट ने उनको भेजा है, उनके पास पावर है। जमींदार के पास अपनी भी बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी जिनको मिल्कियत कहा जाता था। मिल्कियत का मतलब होता है प्रॉपर्टी। ये टर्म आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकती है। मिल्कियत वो लैंड होता था जहां पे खेती की जाती थी, कल्टीवेशन होती थी और उसको प्राइवेट यूज के लिए भी यूज किया जाता था। सर्वेंट्स हायर किए जाते थे, मैंने आपको बताया था, लेबर हायर की जाती थी और वो इन जमीनों पे काम करती थी। जमींदार किसी भी जमीन को बेच सकता था, बिनेत या फिर मॉर्टगेज जिसे हम कहते हैं, वो जमीन को कर सकता था एट विल। उसको जब भी मन करे वो चीज कर सकता था। जमींदार की पावर सबसे ज्यादा इस बात से आती थी कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। जो कि मैंने आपको बताया कि टैक्स यानी कि रेवेन्यू जो वो इकट्ठा कर रहे हैं, वो चीज उनको बहुत ज्यादा पावर देती थी। एंड सर्विसेज फॉर विच दे कंपेंसेट फाइनेंशियली, तो उनको फाइनेंशियली जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और उनका मिलिट्री रिसोर्सेज यानी कि जो आर्मी वगैरह जो वहां पे सिपाही होंगे उनके ऊपर भी उनका कंट्रोल होता था। तो ये चीज भी उनको एक पावर देती है।
काफी सारे जमींदारों के अपने फोर्ट होते थे, किलाचास, उनके अपने किले भी होते थे और आर्मी भी होती थी, उनकी अपनी तोपें हैं, उनकी अपनी इन्फेंट्री है। तो आप सोच सकते हो कि वो एक तरीके से मिनी किंग है, कि भाई उनके पास फोर्ट भी है, उनके पास आर्मी भी है, उनके पास वेपन्स भी हैं, उनके पास तो पावर ही है बहुत सारी, उनके पास इतने बड़े बड़े लैंड हैं, वो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो बहुत पावरफुल रोल प्ले करते हैं, पावरफुल हैं वो, जब हम रूरल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो जब हम सोशल रिलेशन की बात करते हैं तो एक पैराडाइम आपको दिखेगा मुगल कंट्री साइड और जमींदार्स में। जमींदार्स नैरो अपेक्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड अ वेरी नैरो अपेक्स, क्योंकि ये जमींदार होते थे, ये काफी कम होते थे। और अब्दुल फजल के रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि मोस्टली तो ये कम है, और बेसिकली ऐसे है, आप ये कह सकते हो कि गरीब इंसान या फिर जो लोअर क्लास में लोग रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, उनकी परसेंटेज, और उन पे जो रूल कर रहे हैं वो बहुत 1% या शायद उससे भी कम पॉपुलेशन, नैरो पॉपुलेशन जो उनको रूल कर रही है या उनके ऊपर अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रही है। तो भी वही यही बात कर रहे हैं। और अबुल फैजल के काउंट्स में हमें ये देखता है कि ये जो जमींदार होते थे मोस्टली अपर कास्ट होते थे, ब्राह्मण या फिर राजपूत आप कह सकते हो, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और इनका कंट्रोल रूरल सोसाइटी में बहुत ज्यादा था। रिफ्लेक्ट अ लार्ज रिप्रेजेंटेशन, तो ये इंटरमीडिएट कास्ट थी। जैसे कि अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में यहाँ पे है पेजेंट्स, आर्टिसंस, जो भी नॉर्मल पब्लिक की बात कर ले हम, और यहाँ पे है मुगल स्टेट, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में मुगल स्टेट और जमींदार, मुगल स्टेट और पेजेंट्स के बीच में जमींदार एक इंटरमीडिएट रोल प्ले करते हैं, कि उनका कांटेक्ट इनसे भी है, उनका कांटेक्ट इनसे भी है, इनको यहाँ से वो टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे वो दे रहे हैं, बीच में ऑब्वियसली वो अपना कुछ शेयर रख रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये इंटरमीडिएट कास्ट्स हैं बिटवीन मुगल स्टेट एंड द पीपल। तो हमें स्पार्कलिंग ऑफ मुस्लिम जमींदारीज भी दिखती हैं कहीं कहीं पे। कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट्स जो उस वक्त के, कंटेम्प्रेरी किस वक्त के, जिस टाइम की हम ये पूरे थीम की बात कर रहे हैं, उस वक्त के जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी हमें ये सोर्स इंडिकेट करते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि ओरिजिन कैसे जमींदारीज का कुछ जगहों पे ओरिजिन हुआ। जो वीकर पीपल थे वो पावरफुल मिलिट्री चीफटेन्स के थ्रू कुचले जा रहे थे, मतलब उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। एंड धीरे धीरे यही एक तरीका था जिससे जमींदारी एक्सपैंड हुई। हाउएवर अनलाइकली जो स्टेट थी, आप ये मान नहीं सकते कि वो इस तरीके का एग्रेशन जमींदार्स को करने दे रही होगी, क्योंकि एंड में हायर अथॉरिटी तो स्टेट ही है ना। तो जो बाय एन इंपीरियल ऑर्डर सनाद, तो अब हम ये जो सोर्सेस कह रहे हैं कि उनके ऊपर बड़ा अत्याचार किया और फिर जमींदार आ गए पावर में, कि भाई उनको अत्याचार करके मिलिट्री, आर्मी उनके अपने जो लोग होते थे जिन्होंने रखे हुए हैं, उनके थ्रू दबाव डाल के वीकर लोगों के ऊपर अपनी पावर जमा ली। लेकिन उस वक्त सबसे ऊपर तो मुगल एम्पायर है ना, तो क्या वो ये सब होने दे रहे होंगे? तो ये बहुत मोर इम्पॉर्टेंट वर द स्लो प्रोसेसेस, जो धीरे धीरे जमींदारी बढ़ी और कंसोलिडेट हुई। ये भी हमें सोर्सेस के थ्रू पता चलता है। ये कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू लैंड्स बाय ट्रांसफर ऑफ राइट्स बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट एंड बाय परचेज, ये बहुत स्लो प्रोसेस था कि धीरे धीरे जो जमीन थी, लैंड थी, वो जमींदारों के पास आती गई, ऑर्डर्स के थ्रू परचेज किया उन्होंने, एंड लोगों को परमिट किया बिलोंगिंग टू रिलेटिवली लोअर कास्ट टू एंटर द रैंक ऑफ जमींदार्स एज जमींदारीज वर बॉट एंड सोल्ड ब्रिस्कली इन दिस पीरियड। तो जैसे हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे कि अपर कास्ट ही सिर्फ जमींदार बन रहे थे, ये चीज अब हट गई।
स्टेट ने अब क्या कहा, आप जमींदारी खरीद सकते हो और आप बेच भी सकते हो। किसी जमींदार को लगे कि नहीं भाई मुझे अब जमींदार नहीं रहना, या मैं इस जगह को छोड़ के चला जाना चाहता हूँ, तो वो जमींदारी बेच भी सकते हैं और वो खरीद भी सकते हैं, और स्टेट चाहे तो उनकी जमींदारी ले भी सकता है। तो अब जरूरी नहीं था कि अपर कास्ट, अब लोअर कास्ट भी जमींदार बन सकते थे। और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स थे जो कि कंसोलिडेटेड क्लैन और लीनिएज बेस्ड जमींदारी। धीरे धीरे ये एक कहते हैं ना, बेटा फादर भी जमींदार थे और उनका बेटा भी जमींदार बन गया, तो ये पुश्तों की वो चलने लग गई, वो लीनिएज चलने लग गई। फॉर एग्जाम्पल राजपूत्स एंड जाट्स, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की कि उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया नॉर्दर्न इंडिया में। और धीरे धीरे ऐसा फिर हो गया कि वहां पे अब फिर राजपूत और जाट्स वगैरह ही जमींदार बनने लग गए, और फिर वो उनकी फैमिली दर पीढ़ी वो जमींदार ही बन रहे थे। पेजेंट्स एंड पेस्टोरलिस्ट, पेजेंट्स तो किसान हो गए, पेस्टोरलिस्ट जो एनिमल्स पालते हैं। कार्व्ड आउट पावरफुल जमींदारी सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न बंगाल में। हमें दिखा कि वहां जो किसान थे और जो पेस्टोरलिस्ट थे उन्होंने भी पावरफुल जमींदारी अपने हाथों में ली, और जमींदारी काफी ज्यादा स्प्रेड हुई जब एग्रीकल्चरल लैंड का कॉलोनाइजेशन हो गया। और सेटलिंग कल्टीवेटर्स प्रोवाइडेड देम मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, जो भी अब क्योंकि लोग सेटल होने लग गए एक जगह पे, तो उनको फिर लेबर भी मिलने लगी जो कल्टीवेशन करेंगे। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि जमींदारी सोल्ड हो रही थी, सोल्ड द प्रोड्यूस, जो भी एरिया जमींदारी है, उस जो लैंड है वो जमींदारी में आता है, उसमें से जो भी प्रोड्यूस बेचा जा रहा है फ्रॉम देयर मिल्कियत लैंड, तो ये भी एक तरीके से उनका इनकम ही हो रही थी। तो ये एविडेंस हमें शो करते हैं कि जमींदार अपनी मार्केट्स भी स्टैब्लिश किया करते थे, जिनको हाट्स कहते थे। इन एरियाज में किसान आया करते थे और अपना सामान भी बेचा करते थे। तो ऐसे करके मार्केट्स लगाया करते थे जमींदार, क्योंकि जमींदारों की तो बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, तो फिर वो वहां पे इस तरीके की मार्केट्स भी लगाया करते थे। ऑल्दो हमें ये अभी भी डाउट है कि जो जमींदार होते थे वो एक्सप्लॉइटिव क्लास होती थी। जैसे हमें मूवीज में दिखाया जाता है कि जमींदार बहुत ज्यादा अत्याचारी होते हैं, वो बहुत ही सबके साथ गलत करते हैं। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उनका रिलेशनशिप कैसा था पेजेंट्स के साथ। और जो पैटर्नलिज्म था एंड पैट्रनेज था, ये दो एस्पेक्ट हैं जो हम ना बहुत ज्यादा दिखते हैं हमको। पैटर्नलिज्म मतलब भाई हमारे यहाँ पे तो मेल ही डोमिनेटिंग है, और पैटर्नेज कि किसी को पैटर्नेज दे देना। पैटर्नेज मतलब आपने किसी को ये आपकी पैटर्नेज है, आपको अब समझ आओ, नहीं तो मीनिंग समझ, मुझे समझ, मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, मुझे पैटर्नेज का भी वर्ड का वो समझ नहीं आ रहा अभी। तो दो एस्पेक्ट्स हमें रीइंफोर्स करते हैं इस व्यू को, जो जमींदार वाला व्यू है। पहला फैक्ट ये है कि जो भक्ति सेंट्स थे उन्होंने कास्ट बेस को कंडेम किया, और जो भी लोग परेशान हो रहे थे उन्होंने कहा कि जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है ये सही नहीं है। तो जो वो भक्ति सेंट्स है उन्होंने कभी भी जमींदार को ऐसा पोर्ट्रे नहीं किया कि वो बहुत गलत थे या वो एक्सप्लॉयटर्स थे या ऑप्रेसर्स थे पेजेंट्स के, क्योंकि वो लोग तो उस वक्त के हालात लिख रहे थे, पर उन्होंने ऐसा लिखा कि वो तो बहुत ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमें ये चीज शो कर रहे हैं। सेकेंड बात यह है कि लार्ज नंबर ऑफ एग्रीगेरियन अपराइजिंग्स, नॉर्थ इंडिया में एग्रीगेरियन सोसाइटी थी वो बढ़ रही थी 17th सेंचुरी में, तो जमींदार को पेजेंट्स का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था, क्योंकि उस वक्त लोग स्टेट्स यानी कि मुगल एम्पायर से बहुत परेशान थे, कितना रेवेन्यू लग रहा है, तो माना जाता है कि कभी कभी जमींदार उनके स्ट्रगल में वो सपोर्ट भी किया करते थे। तो फिर वही क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या हमारी जो जमींदार और पेजेंट्स हैं उनके बीच का रिलेशन पॉजिटिव था, अच्छा था, या फिर जैसा मूवीज में दिखाया जाता है या जैसे हम लोगों को लगता है वैसा था। तो वो अभी भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम मतलब कि जमीन के ऊपर एक आपको रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा, आपको बेसिकली स्टेट को एक टैक्स देना पड़ेगा, उसका एक सिस्टम था। और पूरा मुगल एम्पायर उसी से ही चलेगा। जो देखो राजा काम नहीं कर रहा, राजा तो खेती नहीं कर रहा ना, राजा कोई बिजनेस कर रहा है, राजा को तो जो टैक्स मिलेगा उसी से ही उसका पूरा का पूरा काम चलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था।
इसीलिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस मेंटेन किया गया कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रही है उसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए, ध्यान दिया जाए, और हर चीज का फिक्स किया गया रेवेन्यू कि आपकी जमीन इतनी और इतनी, ये इतनी ब्रेड्थ है और इतनी लेंथ है, तो इस हिसाब से आपका ये इतना अमाउंट ऑफ मनी आपको देनी होगी रेवेन्यू में। तो प्रॉपर रेवेन्यू फिक्स किए गए थे। और धीरे धीरे जैसे एम्पायर एक्सपैंड करता गया तो ये चीज और ज्यादा बेहतर तरीके से की गई, और ये हमें एन अकबरी में बहुत अच्छे से दिखता है। प्रॉपर ऑफिस था जिसको दफ्तर कहा जाता था, और ऑफ द दीवान, जो इन चीजों को ध्यान दिया करता था कि ये एग्रीकल्चर और ये जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है ये अच्छे से हो, क्योंकि इसी पे ही पूरा एम्पायर निर्धारित करता है। और तब तो एग्रीकल्चर ही मेन स्टेटस था, तो प्रॉपर ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किया करते थे और इस बात का ध्यान देते थे कि कहाँ क्या चीज ग्रो हो रही है और उसको कितना टैक्स देना है। जो मुगल स्टेट थी, यानी कि जो मुगल एम्पायर था, वो एक एक जगह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करते थे कि कौन से लैंड पे क्या उगाया जा सकता है और वो लैंड की क्या क्षमता है। टैक्स तभी निर्धारित होगा ना, जैसे आप कोई पहाड़ वाला एरिया है तो वहां बहुत ज्यादा स्टेप फार्मिंग होगी, टेरेस फार्मिंग होगी, तो वहां कितना ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो जाएगा। और अगर कोई फर्टाइल एरिया है जहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही है, जहाँ पे बहुत अच्छी सॉइल है, तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए ही फिक्स किया जाता था टैक्स। और 2 स्टेजेस होती थी लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट जो प्रॉपर किया गया था। पहली स्टेज ये थी कि असेसमेंट किया जाता था कि कितना टैक्स हो सकता है। एक्चुअल कलेक्शन के से पहले असेसमेंट किया जाता था, फिर एक्चुअल कलेक्शन होता था। जमा उस अमाउंट को कहते हैं जो कि इकट्ठा हुआ करता था, और जमा वो अमाउंट है जो वो लोग सोचते थे कि असेस होगा, और हासिल वो होता था जो एक्चुअली कलेक्ट हुआ है। तो 2 बातें हैं, एक है आपने अनुमान लगाया है, आपने असेस किया है कि इतना हो सकता है। एक्चुअल कलेक्टेड जो आपके हाथ में सच में आया है। तो जमा वो है जो आपने सोचा है कि असेस हो जाएगा, हासिल वो है जो हकीकत में आपने इकट्ठा किया है। आमिर गुजार ये रेवेन्यू कलेक्टर होते थे और इनकी बहुत सारी ड्यूटीज हुआ करती थी। अकबर जो थे उन्होंने कल्टीवेटर्स को कैश में पेमेंट करनी शुरू की थी। द ऑप्शन ऑफ पेमेंट इन काइंड वॉज ऑल्सो केप्ट ओपन, कि आप या तो कैश में दे दो, अगर आप कैश में नहीं देना चाहते तो आप काइंड में भी दे सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन थे। फिक्स किया जाता था रेवेन्यू, और कोशिश की जाती थी कि स्टेट को जितना ज्यादा मैक्सिमम फायदा मिल सके, जितना ज्यादा वो प्रोड्यूस पैसा या फिर काइंड जो भी है वो ज्यादा से ज्यादा मिले उनको, उसकी कोशिश की जाती थी। अब कल्टीवेटेड एंड कल्टीवेबल लैंड, इन दोनों को मेजर किया जाता था। ये सारे रिकॉर्ड्स आपको एन अकबरी में मिलेंगे, अकबर के रूल के टाइम पे एक एक एफर्ट लिया गया था कि एरिया को मेजर किया जा सके। और यही चीज आपको 1665 में औरंगजेब के टाइम पे भी मिलेगी कि उसने रेवेन्यू ऑफिशियल्स को बोला था कि प्रॉपर हर सालाना एनुअल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएं कि कितने ज्यादा कल्टीवेटर्स हैं हर विलेज में, यानी कि कितने ज्यादा किसान हैं, क्या जमीन है, हर चीज के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएं। तो पर फिर भी इतना बड़ा एरिया है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे आप पूरे एरिया को, इतना बड़ा एरिया, सपोज ये पूरा एरिया है, अब आप कहीं पे तो फॉरेस्ट है, कहीं पे बहुत ज्यादा डेंस माउंटेन्स हैं, तो हर एरिया मेजर नहीं किया गया। तो इतनी कोशिशों के बाद भी सक्सेसफुली हर एरिया मेजर नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं फॉरेस्ट है, कहीं पे बहुत ज्यादा डेंस पहाड़ है कि वहां लोग नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे करके हर जगह का रिकॉर्ड्स नहीं है। एक ये बॉक्स है, ये आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मनसबदारी सिस्टम, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था कि हर चीज को कैसे संभालना है। उसमें एक मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक एपरेटस होता था जिसको हम मनसबदारी कहते थे, कि उसको मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक दोनों चीजें हैं। इनका क्या काम होता था कि जो सिविल और मिलिट्री दोनों अफेयर्स होते हैं स्टेट के, उनको देखना है। सिविल स्टेटस जैसे कि आपको लैंड कितना है, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, नॉर्मल चीजें। और मिलिट्री अफेयर्स की हथियारों से रिलेटेड, और कोई वॉर होने वाली है या
कोई अंदर से विद्रोह हो रहा है, तो वो दोनों चीजें, कुछ मनसबदार जो होते थे उनको ये पेमेंट कैश में की जाती थी, इसको नकदी कहते थे, जबकि मेजॉरिटी ऑफ देम को असाइनमेंट्स ऑफ रेवेन्यू दिया जाता था कि आपने जितना पैसा इकट्ठा किया उसमें से कुछ आपको रेवेन्यू दिया जाएगा, जिसको जागीर कही जाती थी कि ये आपकी जागीर है। ये पूरा सपोज जैसे एरिया है, अब इसमें से ये एरिया किसी को दे दिया गया, ये किसी की जागीर है, तो अब यहाँ से जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो मिस्टर ए का हो गया, जिसको ये जागीर दी गई है। तो ऐसे करके जागीर दे दी जाती थी अलग अलग रीजन्स में। और सपोज बहुत टाइम तक अगर मिस्टर ए यहीं रहे तो मिस्टर ए को तो लगेगा कि मैं तो यहाँ का राजा बन गया, तो वक्त के साथ इनकी यहाँ से मनसबदारी हटा के इनको प्लेस कर दिया जाता था। सपोज यहाँ पे प्लेस कर दिया गया तो इनको ट्रांसफर भी कर दिया जाता था पीरियोडिकली, ताकि ये ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। तो ये मनसबदारी सिस्टम था। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप याद कर लीजिएगा, मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक अपरेटस एंड सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, ये दोनों लुक करते थे ऑफ द स्टेट, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। तो ये है पूरा मनसबदारी सिस्टम, जो कि आपको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जो मुगल का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसमें ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम अगर बात करें फ्लो ऑफ सिल्वर, जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक सिल्वर का कॉइन है, सिल्वर इनकी चांदी। तो अब सिल्वर के कॉइन अकबर के टाइम में इशू किए जा रहे हैं। तो अब मुगल एम्पायर धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ, तो ये काफी लार्ज एरिया में टेरिटरी बन गया, और इनकी पावर आप 16th और 17th सेंचुरी में जब देखोगे तो वो काफी बड़ी हो गई थी। और इसी टाइम पे मिंग एम्पायर था चाइना में, सफाविद ईरान में, ओटोमन तुर्की में। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन सारे एम्पायर्स में अचीव हो गई थी, जिसने एक ट्रेड का नेटवर्क चाइना से लेके मेडिटेरियन सी तक क्रिएट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे स्टेबिलिटी थी। और फिर वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी, रास्ते डिस्कवर होने लग गए, लोग ट्रैवल करने लग गए, नए नए एरियाज डिस्कवर होने लग गए, ट्रेड बढ़ा, और रिजल्टेड इन ग्रेटर जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया ओवरसी ट्रेड। हमारे यहाँ से समुद्र के थ्रू ट्रेड होने लग गया और एक्सपेंशन हुआ ट्रेड का। काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ सिल्वर इनटू एशिया आने लग गया, क्योंकि गुड्स पे होने लग गए। तो हमारे यहाँ पे ओवरसी ट्रेड हो रहा था और ट्रेड बढ़ रहा था। तो इंडिया में आप ये देखोगे कि नेचुरल रिसोर्स ऑफ सिल्वर ज्यादा नहीं है। तो जब ट्रेड के थ्रू हमारे यहाँ सिल्वर आ रहा है तो ये एक अच्छा साइन है। जैसे ये वाले जो कॉइन है ये औरंगजेब ने इशू किए हैं, तो सिल्वर जब ज्यादा होगा तो हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि इंडिया में हमारे यहाँ पे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है सिल्वर के। तो 16th और 18th सेंचुरी में आप देखोगे कि रिमार्केबल स्टेबिलिटी थी मेटल करेंसी में। आपको उस टाइम पे सिल्वर रुपया दिखेगा। जो अकबर के टाइम में भी सिल्वर था, तो जाहिर सी बात है कि अकबर के बाद के जो एम्पायर होगा उसमें भी आपको कुछ टाइम तक स्टेबिलिटी रही और सिल्वर कॉइन ही यूज हुआ। ठीक है, ये थी एक बात। अब आगे देखते हैं कि जो एक्सपेंशन हुआ कॉइन्स का और मनी सर्कुलेट होने लग गई, इससे क्या हुआ, टैक्सेस और रेवेन्यू जो था वो कैश में एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गया। पहले क्या था, कैश और काइंड दोनों का ऑप्शन था, अब कैश में इजीली एक्सट्रैक्ट हो रहा था। एक इटालियन ट्रैवलर जियोनो कारी ने ये अपने टेस्टिमोनी में, अपनी जो आंखों देखा या उनका जो भी एक्सपीरियंस था जब वो इंडिया से पास कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि सिल्वर पूरी दुनिया से ट्रैवल करके इंडिया में ही आ रहा है। कि भाई पूरे ग्लोब में चाहे सिल्वर कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, बट अल्टीमेटली इतना ज्यादा ट्रेड इंडिया में हो रहा है कि सिल्वर यहीं आ जाता है। तो ये हमें बताता है कि हमारे यहाँ से कितना बेहतरीन ट्रेड हो रहा था और ट्रांजैक्शन हो रहा था, सामान का और पैसे का एक्सचेंज हो रहा था 16th से 18th सेंचुरी के बीच में। और वो इटालियन ट्रैवलर के रिकॉर्ड्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि सिल्वर, जो कि हमारे यहाँ इतना नेचुरल रिसोर्स नहीं है, वो हमारे यहाँ पे बहुत इजीली मिलने लग गया। और अकबर से लेके औरंगजेब के टाइम में आपको दिख रहा है कि कॉइन्स सिल्वर के बनाए जाने लगे, रुपया सिल्वर में दिखा और टैक्स और रेवेन्यू उसी में इकट्ठा किया जाने लग गया होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत ज्यादा ट्रेड हमारे यहाँ पे हो रहा था। अब एक पॉइंट है
एन अकबरी ऑफ अबुल फैजल। अब हमने हर टाइम में यही एज अ सोर्स लिया है कि एन अकबरी में क्या लिखा है, एन अकबरी में क्या लिखा है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि जो लोकल लोग हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रिकॉर्ड्स लिखें, तो ये जो ऑफिशियल्स होते हैं वही ये रिकॉर्ड्स लिखते हैं। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो ऑफिशियल्स हैं दे आर अंडर द स्टेट, इनको एम्परर या किंग ने ही अपॉइंट किया है, या उन्हीं की कोर्ट में रहते हैं, तो ये उनके बारे में ज्यादा अगेंस्ट नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल या तो बैलेंस होंगे या किंग के हमेशा अच्छे में ही लिखेंगे। तो आपको हमेशा जब आप ऑफिशियल सोर्सेस पढ़ रहे हो तो आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अबुल फैजल जो थे ये अकबर के कोर्ट में हिस्टोरियन थे, जिन्होंने ये सब कुछ लिखा वो उनके फ्रेंड भी थे। तो ये जो एन अकबरी है ना, ये अकबर नामा का हिस्सा है, ठीक है। वो हम इस पार्ट में आगे डिस्कस करेंगे, तो वो अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई थिंक अब आपका एन अकबरी वाला पार्ट रह गया है, और आई थिंक ये लास्ट ही है, तो इसको खत्म ही कर देते हैं अभी, फिर आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो फिर एक इतने से के लिए क्या इंतजार करना, अभी पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। तो एन अकबरी ये जो है, मैंने आपको बताया कि अबुल फैजल ने लिखी, ये प्रोजेक्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट, जिसमें आपने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि अकबर एम्पायर में कैसे सब चीजें चल रही थी, कैसे टैक्स इकट्ठा होता था, किस इंसान की क्या पोस्ट थी, कोई रेवेन्यू ऑफिसर था, तो वो सब बातें इसमें लिखी गई हैं। ये अकबर ने ही उनको ऑर्डर किया था कि आप लिखो। ये 1598 में कंप्लीट हुई थी, जो कि एमसीक्यू के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। 42nd जो ईयर चल रहा था जब अकबर 42 ईयर्स तक रूल कर चुके थे, तब ये 5 रिविजन्स करने के बाद ये फाइनली कंप्लीट हो गई थी। अब एन अकबरी जो है अकबरनामा के 3 हिस्से हैं, ये 4 बन गए, 3 है, उसमें से एक है एन अकबरी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक पार्ट ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट जिसका नाम है अकबरनामा, जिसमें 3 बुक है, जिसकी मैंने आपको बताया। तो ये 3 बुक्स में क्या है ये भी आप जान लीजिए कि जो फर्स्ट 2 हैं उसमें हिस्टोरिकल नरेटिव है। ये आपको ना भी अगला चैप्टर 2 नहीं, मतलब चैप्टर 9th चैप्टर जो है आपका, उसमें हम आपको ये दोनों बुक्स के बारे में भी पता चलेगा, जिसमें अकबर की फैमिली के बारे में बताया गया है, हरम हुआ करता था वुमेन के लिए, और किस तरीके से हर चीज वो किया गया वो आपको इसमें मिलेगा। तो अब पर हम अभी एन अकबरी की बात कर लेते हैं, जो 3rd बुक है, उसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है एम्पायर के, कि कैसे हर चीज एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था। एन अकबरी से हमें पता चलता है कि कैसे कोर्ट्स ऑर्गेनाइज की जाती थी, हर चीज को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता था, आर्मी को कैसे संभाला जाता था और ऑर्गेनाइज किया जाता था। हमें रेवेन्यू के सोर्सेज मिलते हैं कि कैसे टैक्स इकट्ठा किया जाता था, जैसे जमीन को नापा जा रहा था, जमा और हासिल के बारे में पता चलता है। प्रॉपर फिजिकल लेआउट पता चलता है कि अकबर के टाइम पे कितने एरिया तक उनका रूल था, और कितने लोग पढ़े लिखे थे, क्या कल्चर था, लोग किस तरीके का रिलीजन फॉलो करते थे। डिटेल डिस्क्रिप्शन अकबर के जो गवर्नमेंट थी वो, मतलब जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था उसके बारे में हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। काफी अलग अलग सूबाज थे, जो पूरे एम्पायर को सूबाज में डिवाइड किया गया था। तो एंड में हमें ये सब कुछ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इसको प्रॉपरली इकट्ठा किया गया है और कंपाइल किया गया है सिस्टमैटिकली, आपको यहाँ पे ये मिलेगा। जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है मंजिल अब्दी। ये जो उनका घर है, हाउस होल्ड है, उसको कैसे संभाला जाता था, इतनी सारी रानियां होती थी, उन सब चीजों के बारे में है। और जो ये एन के जो 5 बुक्स हैं दफ्तर्स, उनकी बात की जा रही है कि फर्स्ट 3 बुक्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। फर्स्ट बुक में मंजिल आब्दी है, सेकंड है सिपाह आब्दी जो कि मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो एन जो है ये कैसे बनी है, 5 बुक्स से बनी है, ठीक है। उसमें से फर्स्ट कौन सी है, मंजिल आब्दी, सेकंड है सिपाह आब्दी जो कि मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सर्वेंट्स को कैसे स्टैब्लिश किया गया, हर चीज से रिलेटेड है। इसमें आपको नोटिस जो फरमान होते थे वो सब आपको, बायोग्राफीज मिलेंगी, स्केचेस मिलेंगे, ऑफिशियल्स जो मनसबदार, जिनको मनसबदारी दी जाती थी उनके बारे में। थर्ड है मुल्क आब्दी,
मुल्क-आब्दी जो है वो फिस्कल साइड बताती है एम्पायर का, कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या रेवेन्यू हुआ करता था किस जगह का, वो सब हमें पता चलता है इस वाले पार्ट में। तो ये जो सूबास के लेवल होते थे इनके बारे में बहुत डिटेल में आपको इन बातों में मिल जाएगा। अब इनके आगे भी आप देखोगे कि आपको 8 कॉलम्स में इंफॉर्मेशन को डिवाइड किया गया है। परगत, महल, किला जो कि फोर्ट्स होते हैं, अराजी जो जमीनें, आप मेजर्ड एरिया जो होता है आप सिर्फ यही याद रख लेना, नकदी जो कि अमाउंट है रेवेन्यू इकट्ठा करने का, सूगा ग्रांट्स जो कि रेवेन्यू में दी जाती थी, चैरिटी का काम किया जाता था, जमींदार जो थे, और कॉलम 5 और 8 में जो कास्ट थी जमींदार की और जो ट्रूप्स होते थे, कितने घोड़सवार उनके पास हैं, पैदल जो पियादा हैं वो कितने हैं, एलिफेंट्स कितने हैं, ये सब कॉलम में लिखा गया था। ये किसकी बात हो रही है? मुल्क आब्दी की बात हो रही है। तो 4th एंड 5th बुक जो थी वो दफ्तर थे, तो 1st 2nd 3rd हो गई, 4th और 5th जो है वो दफ्तर है, ठीक है। एन जो है वो अकबर नामा का एक पार्ट है और उस एन के ये फर्दर पार्ट्स हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अगर हो तो एक बार 15 मिनट्स की रिविजन वीडियो भी मैंने बनाई थी, आप वहां से भी देख लेना, तो आपको एक बार दोबारा भी समझ आ जाएगा। तो रिलीजियस और लिटरेसी कल्चरल ट्रेडिशंस जो पीपल ऑफ इंडिया के हैं, और कलेक्शन ऑफ अकबर के ऑस्पिशियस सेइंग, अकबर ने एक अपना धर्म भी बनाया था, आपको भी अगले चैप्टर में सब पता चलेगा। तो उन सब की जो सेइंग्स थी उनकी, वो सब भी इनमें लिखी गई थी। एन जो थी वो एम्परर अकबर ने ही ऑफिशियली स्पॉन्सर की थी, और उसमें ऑफिशियल पेपर्स वगैरह हर चीज लिखी गई थी। उसको 5 बार रिवाइज किया गया था, और बहुत ध्यान से अबुल फैजल ने ऑथेंटिसिटी के साथ हर चीज के जो सोर्सेस थे उनके साथ उनको लिखा था। और आपको उसमें फैक्ट्स दिखेंगे, क्रॉनिकल्स दिखेंगे, एक एक चीज के बारे में बहुत डिटेल में लिखा गया है। हिस्टोरियंस बहुत ध्यान से एन को पढ़ते हैं, उनके हर पॉइंट्स को पढ़ते हैं, लेकिन उनको फिर भी काफी सारी कमियां उसमें दिखती हैं, पर फिर भी उस वक्त के हिसाब से इसको बहुत अच्छे से बनाया गया था। एक लिमिटेशन, ये तो एक लिमिटेशन है कि कुछ हमें न्यूमरस एरर्स मिलते हैं, सिंपल स्लिप्स जो अर्थमेटिक या ट्रांजैक्शन के आपको कुछ दिखेंगे जो उसमें आपको दिखेगा कि उसमें एरर है। दूसरी एक लिमिटेशन हमें दिखती है कि जो क्वांटिटेटिव डेटा है, डेटा हर जगह का बराबर नहीं इकट्ठा किया गया। कुछ सूबे का तो बहुत अच्छे से इकट्ठा किया गया है, लेकिन कुछ एरिया का जैसे बंगाल और उड़ीसा का हमारे पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो कहीं की तो बहुत ज्यादा है और कहीं की है ही नहीं, तो वो एक लिमिटेशन हो जाती है। एन अकबरी प्रोवाइड्स काफी हद तक जो हमें कैपिटल आगरा से रिलेटेड और उसके आसपास का डेटा हमें बहुत ज्यादा अच्छे से मिलता है, लेकिन बाकी की कंट्री का क्या, उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। लेकिन इतनी सारी लिमिटेशंस होने के बाद भी उस वक्त इतनी बड़ी 3 वॉल्यूम्स पूरे बनाना, और फिर एन के भी आगे 5 हिस्से, तो ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट है। और आगे आपको अगले चैप्टर में भी इसके में काफी कुछ पता चलेगा, लेकिन यहाँ से हमें बहुत कुछ कंट्री के बारे में हमें पता चला, और जमींदार के बारे में पता चलता है, वुमेन के बारे में पता चलता है, रेवेन्यू के बारे में पता चला, और इस चैप्टर में हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को समझा। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 7 जिसका चैप्टर 8 जिसका नाम है पेजेंट, जमींदार एंड द स्टेट। अगला चैप्टर भी मुगल एम्पायर से रिलेटेड है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। उसमें आपको अकबर के बारे में और डिटेल में समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये जो अकबर नामा की बात जिक्र दोबारा से वहां पे भी होगा, और उसमें हम अलग अलग जो बाबर नामा और इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी तक के लिए यही आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर का रिलेशन आपको अगले चैप्टर 9 में भी देखने को मिलेगा। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, क्योंकि मेरा मोटिव है क्लास 12th की आपकी हिस्ट्री की सारी बुक्स, जो भी 3 बुक्स हैं, उनके हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना। कुछ भी ना समझ आया हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई भी अगर डाउट हो तो। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड